दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 3 चुनावी राजनीति। इस अध्याय में आप जानेंगे चुनाव क्या होते हैं, ये क्यों आवश्यक होते हैं, चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है और फिर हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। इसके अलावा मतदाता सूची कौन बनाता है, ये कैसे बनती है, उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, चुनाव अभियान क्या है, मतगणना और चुनाव के परिणाम की भूमिका क्या होती है और ये भी कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं और अंत में आप जानेंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 9वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 चुनावी राजनीति। दोस्तों आप जानते हैं कि लोगों द्वारा सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से शासन करना संभव नहीं है और लोकतंत्र का हमारे यहाँ जो स्वरूप प्रचलित है वह है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। दोस्तों किसी लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं उनके चुनाव की प्रक्रिया और वो किस तरह से चुने जाते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। दोस्तों भारत में चुनाव जो होते हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है और फिर हम ये जानेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे और क्यों ज़रूरी हैं किसी लोकतंत्र के लिए। जो है शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों ज़रूरी होते हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं चुनाव क्यों यानी चुनाव आवश्यक क्यों है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में एक पेपर की कटिंग है। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेताओं के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। ये नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चलता है और आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है और पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों ये वाकया हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। दोस्तों राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब क्या हुआ कि विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नाम से अपनी पार्टी बनाई। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया और अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे और उन्होंने वादा किया था कि ये उनकी सरकार का पहला काम होगा। तो लोग तब जो सरकार थी उससे नाखुश थे। वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए और जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिया। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत हासिल हुई, यानी पूर्ण बहुमत से उनकी पार्टी सत्ता में आई। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली थीं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया था। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 5 सीटें लगी थीं। चुनावी परिणाम या चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना था और राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ भी कर दिया था और उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया था। अगले चुनाव यानी 1991 में जब हुए तो उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई थी। दोस्तों चुनाव
क्यों और चुनाव की ज़रूरत क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र में जो चुनाव हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होता है। दोस्तों, अनेक देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, फिर भी वहां चुनाव होते हैं। हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है और बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना कैसे हम कर सकते हैं? अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल जो राज्य हैं, हमारे देश हैं, उनका आकार बहुत बड़ा है, उनकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। इसलिए एक साथ बैठकर किसी भी बड़े समुदाय के लिए एक मुद्दे पर फैसला लेना संभव नहीं है। किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का न तो समय होता है, न ज्ञान होता है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग शासन करते हैं और इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, क्या ये बात उठती है कि लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव बिना चुनाव के भी किया जा सकता है या नहीं? दोस्तों, प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है या ऐसी जगह जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है, किसे ज़्यादा अनुभव या ज्ञान है, ये तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन ये मान लिया जाए कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, तो ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर ये नहीं जान पाएंगे कि लोगों की पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है और प्रतिनिधि लोगों के इच्छानुसार शासन करेंगे या नहीं, और प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो तो भी वे अपने पद पर बने रहेंगे कि नहीं। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस शासन व्यवस्था का नाम चुनाव है, इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले चुनाव में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं, सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश जारी करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव कई कारणों से होते हैं। एक तो अपने लिए कानून बनाने के लिए, दूसरी अपने लिए जो है नियम और जो कानून है उनकी बातों को समझने के लिए, और अपने बातों और विचारों को प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, इसको लोकतांत्रिक मानने का क्या आधार है? दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते ही हैं। इसलिए कोई चुनाव लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है या नहीं, इसे जांचने के लिए हमारे पास कोई पैमाना है या नहीं। दोस्तों, अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर जो चुनाव होते हैं मनमर्जी से होते हैं, इसलिए उन्हें लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं। कुछ जगहों पर सभी लोगों को यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कि उन्हें अपनी पसंद या नापसंद के कई उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, और या फिर उनको अपने पसंद या नापसंद के उम्मीदवारों को चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ऐसे चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं, जैसे हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी सभी को मताधिकार हो और सभी के मत का समान मूल्य हो, ऐसे चुनाव को लोकतांत्रिक मान सकते हैं। दूसरा कि चुनाव के में लोगों के पास अपने प्रतिनिधियों को चुनने का विकल्प होना चाहिए, और तीसरा ये कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलना चाहिए। चौथा ये कि लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, और पांचवा ये कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कर सकें और अपने पसंद के प्रतिनिधियों को चुन सकें। दोस्तों, ये शर्तें तो बहुत आसान हैं, लेकिन ऐसे अनेक देश हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, और यहाँ पर अपने देश में भी चुनाव में ये शर्तें लागू करके हम ये जानेंगे कि क्या हमारे देश के जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं हैं।
दोस्तों, क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत ज़रूरी है और इसमें ये माना जाता है कि क्या ये अच्छी चीज़ है? दोस्तों, चुनाव का अर्थ राजनैतिक प्रतियोगिता या फिर प्रतिद्वंदिता होती है। ये प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है और सबसे स्पष्ट है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है और अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज़ है? दोस्तों, चुनावी प्रतिद्वंदिता से कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे जाति, वर्ग और क्षेत्र के आधार पर विभाजन हो जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स फैलने की बात होती है, यानी पार्टी या गुटबंदी यहाँ पर हावी हो जाती है और पार्टी और उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि वो किस तरह से चुनाव जीतें। इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टी, एक दल या फिर उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये जो चुनाव का तरीका है ये सही नहीं है और समाज और देश की सेवा की चाह रखने वाले कई लोग इन कारणों से चुनावी मुकाबले में भी नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता है। हमारे संविधान निर्माता भी इन समस्याओं के प्रति सचेत थे। वे जानते थे कि इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है और ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। लेकिन असल जीवन में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के सामने आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं और ऐसा तभी होगा जब वे किसी प्रकार सत्ता में या सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। दोस्तों, राजनीति का मूल उद्देश्य जो है वो जनता का सेवा या जनहित करना है, लेकिन ये चीज़ तभी संभव है जब उनके अंदर लोगों को मदद करने की भावना हो। लेकिन आज जहाँ चुनाव की स्थिति धनबल और बाहुबल या अपने प्रभाव के आधार पर चुनाव जीतते हैं तो लोग केवल दिखावे के नाते, केवल मत प्राप्त करने के लिए या वोट मांगने की दृष्टि से जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद उनका जो रवैया होता है वो बदल जाता है। दोस्तों, हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाकर। दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। दोस्तों, ये फिर बात ये उठती है कि ये पुरस्कार और दंड, इनका फैसला कौन करेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग। चुनावी प्रतिद्वंदिता का अर्थ यही है, यानी जो लोग जनता की आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं के अनुरूप या उन पर खरे नहीं उतरेंगे, उनको दंड मिलेगा और जो लोग उसके आकांक्षाओं, भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, उनको पुरस्कार मिलेगा और इसकी एकमात्र नियामक जनता है। दोस्तों, जो भी दल या नेता जो होगा वो राजनीतिक लाभ या अगले चुनाव में लाभ तभी ले सकता है जब जनता का उसमें विश्वास हो और अपने वे कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में सफल होते हैं, तभी वे अगला चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी पड़ेगी, उसके हित अहित का विचार करना पड़ेगा और जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में भी सचेत रहना होगा। तभी जाकर वो राजनीतिक दल आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कार्टून है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं। तो एक आदमी बोलता है मेरे पास वोट है, यानी मतदाता जो है वो कहता है मेरे पास वोट है। और एक यहाँ पर देखिए कार्टून बहुत अच्छा है। वोटर एक कुत्ते के रूप में दर्शाया गया है और नेता जो है प्रॉमिस यानी वायदों से भरा टोकरा लेके जा रहा है। तो यहाँ पर मतदाता और उम्मीदवार के संबंधों को किस तरह से दिखाया गया है।
अब आइए जानते हैं दोस्तों, चुनाव की जो हमारी प्रणाली है वो किस तरह की है। दोस्तों, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इसका जवाब देने के लिए आइए अब जानने की कोशिश करें कि भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। तो भारत में जो चुनाव की प्रकृति है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर भी सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या एक छोटे अंतराल में अलग-अलग दिन यानी कुछ चरणों में चुनाव होते हैं और इसे आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहा जाता है। कई बार किसी एक क्षेत्र में ही चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से होती है, तो इसको उपचुनाव या बाईपोल कहा जाता है। दोस्तों, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे चुनाव क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। तो संभव है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा? क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको भी मालूम होगा कि सभी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं करते हैं। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से जो है क्षेत्र को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और एक क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता यानी वोटर जो हैं अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी हमारे यहाँ लोकसभा की 543 सीटें हैं। यानी यहाँ से भारत से 543 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। दोस्तों, लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता ये होती है कि हर वोट का बराबर मूल्य, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। धनी, गरीब, अमीर या फिर किसी अन्य आधार पर, जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हर व्यक्ति के मत का मूल्य एक बराबर होता है और इसलिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो या फिर औसत रूप में हो। इसी तरह से प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों को हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो विधानसभा होते हैं, इसके कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जैसे संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है और एक संसदीय क्षेत्र में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 12 विधानसभाएं तक भी हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है और कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीतीं, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकदल के 60 लोग जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। दूसरी बात, आरक्षित या रिजर्व निर्वाचन क्षेत्र कौन से होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधियों के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को ये चिंता थी कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोकसभा और विधानसभा में न पहुंच पाएं। चुनाव लड़ने और जीतने लायक उनके पास जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास न हो, और संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनका चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी, यानी उनके साथ अन्याय होगा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये व्यवस्था लोकतांत्रिक या कम लोकतांत्रिक हो पाएगी। हम इस संवैधानिक निर्माताओं के कमज़ोर वर्गों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की उन्होंने विशेष व्यवस्था सोची थी और इस कारण कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए और कुछ जो है अनारक्षित या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। दोस्तों, इस आरक्षित सीट का मतलब ये है कि इन सीट पर केवल अनुसूचित जात का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो अभी हमारे लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
तो ये हमारा आरक्षण है और इन सीटों पर जिन वर्गों के लिए ये आरक्षण होता है केवल उसी वर्ग के लिए, उसी वर्ग के लोग ही चुनाव उस पर लड़ सकते हैं, ताकि कमज़ोर वर्ग का जो आरक्षण है या उनके हितों की पूर्ति भी हो सके। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा भारत, इसको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, कुल निर्वाचन क्षेत्र जो हैं 543 हैं, जिसमें से 412 सामान्य, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए लाल कलर से दिखाई गई है 84 सीटें हैं, और आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या यहाँ पर 47 है। और विभिन्न राज्यों में जो लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में जानकारी के लिए आपको बताना है कि सर्वाधिक लोकसभा सीटें भारत के किस राज्य में हैं और सबसे कम जो है लोकसभा सीटों वाले राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची एक बार निर्वाचन क्षेत्र का जब फैसला हो जाता है तब ये तय किया जाता है कि वोट कौन दे सकता है कौन नहीं, और इस फैसले को अंतिम दिन तक के किसी भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों को सूची से इनकी सूची या मतदाताओं की सूची काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है, और इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहा जाता है। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। मतदाता सूची का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में जानते हैं कि एक निश्चित आयु सीमा प्राप्त कर लेने के बाद सभी को मत देने का अधिकार, उसको सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और भारत में ये आयु सीमा 18 वर्ष है, यानी 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, जाति, रंग, विशेष क्षेत्र का हो, वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है। दोस्तों, लोकतंत्र की एक व्यवस्था ये है कि किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे या अशिक्षित, दयालु, निर्दयी, धनी, गरीब, इन सब के आधार पर वोट देने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों होता ये है कि अपराधी और दिमागी संतुलन न रखने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? और ऐसा सिर्फ खास परिस्थितियों में किया जा सकता है। दोस्तों, समय समय पे मतदाता सूची जो होती है, वोटर लिस्ट, उसे जो है सुधारा भी जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। जो लोग मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम निकाल दिया जाता है, और नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है उनको जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, वोट देते समय मतदाता को पहचान पत्र भी रखना होता है। इससे ये निश्चित किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति का वोट कोई दूसरा न डाले। लेकिन मतदान के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं, जिससे उनकी पहचान निर्धारित की जा सके। अब आइए जानते हैं दोस्तों, एनरोलमेंट ऑफ जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवारों का नामांकन। दोस्तों, लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए, और ये तब हो सकता है जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर किसी तरह से कोई जो है नियंत्रण या बाध्यता न हो। दोस्तों, जो कोई मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है, और सिर्फ एक फ़र्क है कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, लेकिन उम्मीदवार बनने की या चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। उम्मीदवार बनने में भी दोस्तों अपराधियों के या आपराधिक व्यक्ति के पृष्ठभूमि वाले लोगों पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी बहुत कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, और पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। यानी किस व्यक्ति को किस पार्टी से टिकट मिलता है, यानी उसे उस पार्टी का समर्थन भी होता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है, और अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने और वैधानिक घोषणा करनी होती है। इसमें क्या होता है, उम्मीदवार के खिलाफ कौन से गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसके या उसके सदस्यों की संपत्ति और देनदारियां कितनी हैं, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता कितनी है, और इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाता है ताकि मतदाता उम्मीदवार के बारे में
जान सकें। दोस्तों, उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो जब किसी देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उसके हितों का प्रतिनिधित्व करे। और इसके अलावा शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित कर देना। जैसे यदि किसी उम्मीदवार से बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे और ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। दोस्तों, भारत की चुनाव प्रणाली में कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनका सही सुमेलन करना है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो इसका अर्थ ये होता है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, तो इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया जाता है ताकि इन पर कोई अन्य व्यक्ति न चुनाव लड़ पाए। आरक्षित व्यक्ति या आरक्षित समूह के लोग ही लड़ें। एक मत एक मोल, तो इसका मतलब ये है कि हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाताओं की संख्या निश्चित की जाती है। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अर्थ होता है सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी हो। दोस्तों, चुनाव अभियान क्या होता है? तो चुनाव या चुनावी प्रक्रिया का ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस तरह से वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता सूची बनाई जाती है, उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है, उसी तरह से चुनाव अभियान भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी है, कौन सी अच्छी सरकार बनाएगी या किसकी नीतियां अच्छी हैं, इन सब के बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी समस्या सभाओं में भाषण देते हैं और जो पार्टियां होती हैं अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। और इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती है। दोस्तों, ये जो है चुनाव, असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान बड़े मुद्दों पर लगाती हैं। इन मुद्दों को आकर्षित करती हैं, अपने पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। देखिए किस तरह से चुनावी अभियान जो है अपने पक्ष में किए जाते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक अधिकारों को बहाल करने का वायदा किया था। वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को इसका नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना सबसे अच्छा है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती है, जैसे कि कोई भी मतदाता को प्रलोभन, घूस या लालच या धमकी नहीं दे सकता है, जात या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। और अगर इनमें किसी भी मामले में वो दोषी पाए गए तो उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को स्वीकार किया है।
और आदर्श आचार संहिता में कुछ चीज़ों को करने की मनाही है, जैसे चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते, और चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्री किसी बड़े योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों चुनाव अभियान। उसके बाद आइए जानते हैं मतदान और मतगणना क्या होती है। दोस्तों चुनाव जो है, चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है और इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। दोस्तों चुनाव का दिन का मतलब ये होता है कि ऐसे दिन पे क्या होता है, लोग मतदाता सूची में जो लोग शामिल होते हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। मतदान केंद्र स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। मतदाता जब मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगाते हैं और वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों को एजेंटों के मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, ताकि वो देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर पसंद जाहिर करते थे, लेकिन अब मतदान के लिए तरीका बदल गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ गई हैं और इनका प्रयोग होने लगा है। दोस्तों तो ये है सारी चीज़ें कि कैसे जो है मतदान का जो तरीका बदला है। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उस चुनाव चिन्ह के नीचे आगे वाले बटन को एक बार दबा देना होता है और उसका मत हो जाता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को साथ में खोला जाता है। सभी दलों के एजेंट होते हैं। मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से करने के लिए सब इसको ये प्रक्रिया ओपन और पारदर्शी रखी जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले या मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है और आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है और ये दिन बहुत ही रोमांच और आशा, विश्वास और हताशा और निराशा का भी होता है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबार के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी पूरी खबरें विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और लगभग ये भी पता चल जाता है कि कौन सी सरकार अगली बनने वाली है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप चुनाव में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पेपर, न्यूज़पेपर में और समाचारों में सुनते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो है गड़बड़ी में क्या होता है, मतदाता सूची में या तो फर्जी नाम डाल दिया जाता है या असली नाम को गायब कर दिया जाता है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग किया जाता है। उम्मीदवारों को बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की जो है सुविधा दी जाती है और मतदान के दिन भी चुनावी धांधली की जाती है, मतदाताओं को डरा कर और फिर फर्जी मतदान करके ऐसी व्यवस्था होती है। इनमें से कुछ खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने हुए हमें दुख होता है और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना है। दोस्तों चीज़ें कैसे होती हैं कि क्या भारत में चुनाव लोकतांत्रिक हैं, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ही निष्पक्ष संस्था द्वारा यानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता है और अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना असंभव होता है। दोस्तों दुनिया के शायद किसी भी चुनाव आयोग को भारत के निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से अधिकार हैं? निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, चुनावी नतीजों की घोषणा जारी करता है और फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। दूसरी चीज़ कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाता है, उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है और इसमें क्या होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग न करे और चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं।
करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है और साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब ये आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। चुनाव अधिकारियों को ये लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है, वो वहाँ फिर से आदेश देते हैं मतदान का। और अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के सभी आदेश मानने पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है। पहला, अधिसूचना जारी करना। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य। चुनाव आयोग को हरियाणा के नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति स्वीकार। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेल कसी। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिए। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधी सुझाव दिए और राजनैतिक विज्ञापनों पर सेंसर का अधिकार। इसके अलावा चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नज़र और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई योजना नहीं चुनाव आयोग। तो ये सारी शक्तियाँ चुनाव आयोग की हैं और ये सब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चुनाव में लोगों की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है और चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता या क्वालिटी को जांचने का एक तरीका ये है कि कितने लोग या कितने प्रतिशत लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं नहीं। उन देशों में जहां पर राजनीतिक सहभागिता अधिकतम है वहां लोकतंत्र का स्वरूप भी स्पष्ट होता है, लेकिन भारतीय जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। चुनाव में लोगों की जो भागीदारी होती है वो आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े से बनाया जाता है। कितने लोग या मतदान की योग्यता रखने वाले कितने लोगों ने मतदान किया, इसमें क्या होता है कि भारत और ब्रिटेन का मतदान प्रतिशत देखिए किस तरह से। ब्रिटेन जो है गुलाबी कलर में और भारत को नीले कलर में। पहले ब्रिटेन में जो है चुनाव या मतदान का प्रतिशत बेहतर था, उसके बाद कम हुआ, लेकिन भारत में धीरे धीरे मतदान का प्रतिशत बेहतर हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में गरीब और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग बहुत ज़्यादा मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्र में गरीब लोग कम, अफ्रीकी मूल के लोग कम और अमीर लोग ज़्यादा मतदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत में आम चुनाव के बहुत महत्व दिया जाता है। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे अपने राजनीतिक दलों पर अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चुनावी नतीजों को स्वीकार साल दर साल चुनाव में संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ रही है और अब क्या है, लोग चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिशत है चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत। 1996 में 8%, 98 में 13%, 1999 में 21% और 2004 में 32% हो गया था। अगला है दोस्तों चुनाव और चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनाव के नतीजे और उनको स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके परिणाम या नतीजों पर है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती नहीं है और आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव को स्वीकार नहीं करती। भारत में जो चुनावी नतीजे हैं काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में शासक दल जो होता है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में से शासक पार्टियां हारी हैं। अमेरिका में मौजूदा जो चुनाव प्रतिनिधि होता है शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसद और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने या पैसे में सक्षम उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, निष्पक्ष यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो होता है ये किसी भी लोकतंत्र के शासन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कुछ चुनौतियाँ हैं। दोस्तों, भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। जो पार्टी चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है
और ये संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर ये बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से चुनाव जीत लेते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के बहुत थोड़े अपवाद हैं और ये चीज़ें भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाते हैं। दोस्तों, कुछ गंभीर मामले हैं कि जो है किसी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे माना जाए। तो हम ये साफ कर सकते हैं कि क्या जो है लोग पूरी समझदारी से चीज़ें लोग समझते हैं तब फैसला करते हैं, क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं और क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है, क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है। इस तरह के जो सवाल हैं भारतीय चुनाव की सीमा और चुनौतियों को और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए नेताजी गुस्से में कह रहे हैं कि ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। दोस्तों, भारत में क्या है, ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा अधिक मजबूत होती है। इसके अलावा यहाँ पर देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि के और संबंधों वाले लोग भी दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होते हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ परिवारों को जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियों और व्यवहार एक जैसे होते हैं और इसके अलावा बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दोस्तों, ये चुनौतियां केवल भारत की ही नहीं हैं, कई स्थापित लोकतंत्रों में भी ये समस्याएं आती हैं। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इसमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रहती है। दोस्तों, इन आम चुनाव को इन आम समस्याओं से निपटने के लिए आम नागरिक क्या कर सकता है, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें अपने जो है मतदान का प्रयोग सूझबूझ और जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके अलावा साफ छवि के नेताओं को चुनना चाहिए। ऐसी पार्टी को चुना जाए या किसी भी धन बल या बाहुबल के प्रभाव में जाति धर्म की राजनीति में न पड़ते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हमें उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, R.K. नारायणन द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कार्टून है कि वोट के पहले और मतदान के बाद मतदाता की स्थिति क्या होती है। तो वोट के दिन मतदाता सर्वोच्च होता है और नेता लोग उसके सामने हाथ जोड़े हैं, लेकिन वोट के बाद मतदाता की कहीं गणना नहीं होती है और वोट मतदाता एक तरह से बड़े नेताओं के पैर के नीचे आ गया है और उसके बाद राजनेता ही दिखाई देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का अध्याय चुनावी राजनीति। इसमें आपने देखा पूरी चुनाव की प्रक्रिया को आपने समझा, कैसे होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, चुनाव के नतीजे कैसे होते हैं, कोई पार्टी चुनाव में कैसे हिस्सेदारी करती है, इन सब के बारे में। आइए इस अध्याय में जो प्रयुक्त मुख्य जो शब्द हैं उनको जान लेते हैं। चुनावी धांधली क्या है? तो दोस्तों, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी चुनावी धांधली कहलाती है। कुछ लोगों द्वारा बहुत सारे लोगों का वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पे वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना, ये सब चुनावी धांधली में शामिल है। निर्वाचन क्षेत्र, तो दोस्तों एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। आचार संहिता, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कुछ कायदे, कानून और दिशा निर्देश जिनको की पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।